लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट करंट एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: टोटल एसेट्स, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। हमें निकालनी है करंट रेशो विच इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमारे निकल जाएंगे टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। हमेशा जैसे जैसे यहाँ लिखते जाओ ना आइटम्स, वैसे वैसे ही उसके नीचे उसके अमाउंट्स लिखते जाओ। 20 lakhs फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, 10 lakhs और माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 6 लाख। तो ये कितना आ गया? 4 लाख हमारे पास करंट एसेट्स आ गई। करंट लायबिलिटीज के लिए हमें बोला शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो ये हम लोगों ने किए थे ना जब ये रेशियोज की, तो हमने फॉर्मूलेस किए थे, तो वही है ये। तो अब हमारे पास करंट लायबिलिटीज निकालनी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई? शेयर होल्डर्स फंड 12,80,000, नॉन करंट लायबिलिटीज 520, तो 1280 प्लस 520, तो ये आ गया 13, 17, 18 लाख। ये हो गया 18 लाख। तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉय ये हो जाएगा करंट लायबिलिटीज आर टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल एसेट्स तुम्हें कितने दिए हुए हैं? 20 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 18 लाख, तो करंट लायबिलिटीज आ गई 2 लाख। तो अब करंट रेशो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। शेयर होल्डर्स फंड आपको दिए हुए हैं 12,80,000 और नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपको दिए हैं 520। तो हमने इससे निकाल दिया 4 लाख अपॉन 2 लाख, 2:1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट डाउट है हमारे पास फिफ्थ। फिफ्थ में आया वर्किंग कैपिटल हमें 6 लाख दिए, टोटल डेब्ट 27 लाख, ये 6 लाख है, टोटल डेब्ट है 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज है 24 lakhs। कैलकुलेट करंट रेशो। ये जो हमारे पास है टोटल डेब्ट में से अगर हम नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी 3 लाख, ठीक है। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कि 6 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 3 लाख। तो करंट एसेट्स हो गए 9 लाख। तो करंट रेशो कितनी हो गई?
करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 9 लाख अपॉन 3 लाख, 3:1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज 6। सिक्स में देखो, आपको करंट रेशियो दी हुई है 2.5, वर्किंग कैपिटल है 150, हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालनी है। ठीक है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2.5 अपॉन 1, तो करंट एसेट्स कितने हो गए 2.5 CL, मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कि 150 करंट एसेट्स की वैल्यू है 2.5 CL और ये CL तो है ही, तो मतलब करंट लायबिलिटीज हो गई 150 अपॉन 1.5, ₹1,00,000 की आ गई ना। और करंट एसेट्स हो गई 2.5 इंटू 1,00,000, 2,50,000 की दी हुई है, हमने निकाली थोड़ी ना। कहाँ है 2.5 दी हुई है, मैं कहीं से नहीं लाई, क्वेश्चन में गिवन है करंट रेशियो 2.5 गिवन है, मैंने तो वही लिख दी, कुछ और किया ही नहीं। नेक्स्ट है 12th। अब 12th में आया रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 3 लाख अपॉन 2 लाख 1.5:1. The accountant of the firm is interested in maintaining a current ratio of 2.2:1 by paying off a part of current liabilities. वो ये कह रहे हैं कि कुछ करंट लायबिलिटी हमें पे करनी है इस तरह से कि हमारी जो करंट रेशियो वो 2:1 हो जाए। अब अगर हम करंट लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे तो हमारे करंट एसेट्स की वैल्यू भी कम होगी, तो यानी कि कुछ अमाउंट यहाँ से कम होगा और कुछ अमाउंट यहाँ से कम होगा, और जो अमाउंट दोनों तरफ से कम होगा वो सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 लाख माइनस एक्स, 2 लाख माइनस एक्स, और ये 2/1 के इक्वल होना चाहिए। तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 लाख माइनस एक्स, 4 लाख माइनस 2x, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए, तो हमारे पास इधर लाए तो x इज इक्वल टू 1 लाख, यानी कि ₹1 लाख शुड बी पेड टू मेक करंट रेशियो 2:1। समझे? कोई डाउट? ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर आगे के डाउट्स लेती हूँ। Next question is 22. Moon Limited has a current ratio of 3.5:1. मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 3.5/1, तो करंट एसेट्स हो गई 3.5 CL। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गई करंट एसेट्स 3.5 CL। आगे हमें दिया हुआ है क्विक रेशियो 2:1, मतलब क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2/1,
क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 2CL। आगे बोला इन्वेंट्रीज 24,000। तो यानी कि करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इज इक्वल टू इन्वेंट्रीज हो गई। अब अगर करंट एसेट्स की वैल्यू है 3.5 CL, क्विक एसेट्स की वैल्यू है 2 CL, इन्वेंट्रीज है 24,000, तो करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई 24,000 अपॉन 1.5। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 16,000 आ गया। फिर करंट एसेट्स 3.5 इंटू 16, 48 एंड 8 56। क्विक एसेट्स निकालने हैं तो कितने आ गए 2 इंटू 16, 32। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन नंबर बोलो। हाँ 30th। में देखो हमें बोला कि क्विक रेशो 2:1 है। अब हमें बताना है कि इन ट्रांजैक्शन से रेशो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी या नो चेंज होगा। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश हमारे कंपोनेंट्स क्या कहते हैं, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अगर हमने गुड्स परचेज किए कैश पे, नहीं क्विक एसेट्स पे हमारा अगर परचेज ऑफ गुड्स है तो स्टॉक इंक्रीज हुआ और कैश डिक्रीज हुआ, तो क्विक एसेट्स में तो स्टॉक आता ही नहीं ना, नहीं आता। अच्छा इन्वेंट्रीज नहीं आती ना, तो यानी कि कैश ही डिक्रीज हो रहा है, तो न्यूमरेटर डिक्रीज तो रेशो डिक्रीज। तो आप लिखोगे कि एज क्विक एसेट्स आर डिक्रीजिंग देयरफॉर करंट रेशियो विल डिक्रीज। न्यूमरेटर नहीं लिखेंगे, कंपोनेंट का नाम लिखेंगे। बी ट्रांजैक्शन में आया, अब यहां पर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मतलब आपका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है और करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सिर्फ डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है ना, तो रेशो डिक्रीज, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपोनेंट पे इंपैक्ट आ रहा है, स्टॉक की वजह से क्विक एसेट्स पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो रेशो डिक्रीज होगी। फिर नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 20,000, मतलब गुड्स कम हो रही हैं 20,000 से और कैश इंक्रीज हो रहा है 20,000 से। देखा जाए तो हमारे जो क्विक एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो रेशो क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्टॉक ये तो गुड्स हो गई, यानी कि स्टॉक का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आया ना। नेक्स्ट आया सेल ऑफ गुड्स, गुड्स हमारे पास डिक्रीज हो रही है 20,000 से, लेकिन कैश पे की ना 22,000, कैश इंक्रीज हो रहा है 22,000 से, सेम, इसकी वजह से तो कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं। क्विक एसेट्स इंक्रीज हो गए तो रेशो इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि कैश इंक्रीज हुआ और रिसीवेबल्स डिक्रीज हुए, यानी कि क्विक एसेट्स ही इंक्रीज हुई
और क्विक एसेट्स ही डिक्रीज हुई, है ना। क्विक एसेट्स ही इंक्रीज हो रही है और क्विक एसेट्स ही डिक्रीज हो रही हैं, तो यानी कि नो चेंज। तो इस तरह से, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, आपको कभी भी एग्जाम में इस तरीके से शो नहीं करना। आपको ये लिख के करना भी है तो आप अपने रफ में कर लो, और रफ में करके फिर आप इसको प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म में लिख दो। और प्रैक्टिस से ये चीजों की आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस इस लेवल की होनी ही चाहिए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, कौन सा 36 पे आ जाओ। थर्टी सिक्स में क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो। हमें सारे टोटल डेब्ट्स, टोटल एसेट्स ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो करंट रेशियो अगर निकालनी है तो हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दो फिगर्स चाहिए। हमारे पास करंट एसेट्स के लिए जो टोटल एसेट्स है उसमें से प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, टोटल एसेट्स है 16 लाख। पीपीई है तुम्हारे पास 6 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ये है 1 लाख। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमेशा ध्यान रखना लोन्स एंड एडवांसेस लिखा है तो वो असेट्स होते हैं, बोरोइंग्स होती हैं तो वो बोरोइंग्स है, मतलब लायबिलिटी है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख। तो ये हमारे पास आ गया 6 और 2 8 लाख। करंट एसेट्स तो आ गई। अब करंट लायबिलिटीज के लिए टोटल डेब्ट्स दिए हैं, टोटल डेब्ट्स हमें दिए हैं 12 लाख। उसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनस कर दी 4 लाख। बेटा मैं बार बार एक बात बोलती हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स में आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप भी प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो लेकिन एग्जाम में नहीं लिखनी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितने हैं, 4 लाख। तो 8 लाख का मतलब हो गया 4 लाख की करंट लायबिलिटीज हो गई ना ये। तो अब करंट रेशियो कितनी आ गई, 8/4, 2:1 हो गई। क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कैसे आएंगे, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास, 8 लाख। इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको गिवन है, देखो इन्वेंट्रीज है 190 और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 10। 6 लाख हो गई, ठीक है। तो अब निकाल दो 6 लाख अपॉन, ये हो जाएगा 1.5:1। समझ में आया। नेक्स्ट कौन सा है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। में आया किंग लिमिटेड हैज करंट रेशियो 2.5:1, मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स आर 2.5 CL, ये तो हो गया सिंपल, ठीक है।
वर्किंग कैपिटल इज 120. तो इसमें टोटल एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल करंट लायबिलिटी आ हाँ, जाएगी. टोटल एसेट्स 380 और टोटल डेप्ट 1 लाख. कितने हैं? 46 कर रहे हैं ना हम. 280. हमें निकालनी है डेप्ट इक्विटी रेशो. ठीक है ना. तो अब डेप्ट इक्विटी के लिए हमें डेप्ट चाहिए कौन से? लॉन्ग टर्म. तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कि 120 इज इक्वल टू 2.5 CL माइनस CL. ये हो गया ना. तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन 1.5. कितनी आ गई? 80,000. तो टोटल डेप्ट में से अगर करंट लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएंगे. तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने हो गए? 280 माइनस 80. ये हो गए 2 लाख. एक वैल्यू तो मिल गई डेप्ट की. अब हमें चाहिए दूसरी वैल्यू इक्विटी. शेयर होल्डर्स फंड मतलब जो हमारे होंगे टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी. तो यानी कि टोटल एसेट्स 380, 280, 1 लाख. ठीक है. अब डेप्ट इक्विटी रेशो आ गई. डेप्ट हमारे पास है 2 लाख, इक्विटी हमारे पास है 1 लाख. 2:1 आ गई. हो गई ना. नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 54. 54 इज टोटल डेप्ट्स आपको दिए हैं 60 lakhs. शेयर होल्डर्स फंड 10 लाख. रिजर्व एंड सरप्लस 250. फिर आगे करंट एसेट्स 25 और वर्किंग कैपिटल 5. टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो. अब देखो इसमें क्या हो रहा है. वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. घूम फिर के हम उन्हीं फॉर्मूलाज के बीच में चल रहे हैं. तुम देखो तब से सेम फॉर्मूलाज ही मैं लिखे जा रही हूँ. वर्किंग कैपिटल 5 लाख है, करंट एसेट्स 25 lakhs हैं, माइनस करंट लायबिलिटीज 20 लाख हो गई. अब टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म डेप्ट. ठीक है. तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने हो गए? 60 माइनस 20. तो लॉन्ग टर्म डेप्ट्स आ गए 40 lakhs. ठीक है. आगे हमें चाहिए टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स क्या होंगे? शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट्स. शेयर होल्डर्स फंड. अब हमें ध्यान क्या देना है कि हमें शेयर होल्डर्स फंड दिए हुए 10 लाख, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस का हमारे लिए कोई यूज नहीं है. इस फिगर का कोई यूज नहीं है. अगर हमें शेयर कैपिटल गिवन होती तो हम रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करते, लेकिन यहाँ
हमें रिजर्व एंड सरप्लस का कोई यूज नहीं है, हमने सिंपल शेयर होल्डर्स फंड लिखा, टोटल डेब्ट्स लिखे 60, 70 लाख ये हो गए, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, टोटल एसेट्स हैं 70 और डेब्ट कितने हैं 40, कितने हो गए 1.75:1, समझे? वही फॉर्मूले घूम फिर के चल रहे हैं इतनी देर से, समझ रहे हो? पहले ये तो कर लें, नेक्स्ट कौन सा है 54 के बाद? बताना 65, 73, 79 65 ना, इलस्ट्रेशन 49 के पहले बैक क्वेश्चंस। 65 में है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? करंट एसेट्स 40 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 15 लाख, नॉन करंट एसेट्स 40 लाख, 20 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये हमें दिया हुआ है। अब प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100 करो तो सही है, नहीं भी करो तो चलता है। अब शेयर होल्डर्स फंड हमें निकालने हैं, तो शेयर होल्डर्स फंड हमारे क्या से आ सकते हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स, है ना? टोटल एसेट्स हमारे पास कैसे आ जाएंगे? टोटल एसेट्स आएंगे करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हमारे पास है 40 लाख और नॉन करंट एसेट भी 40 लाख है, सही है ना? फिगर्स चेक कर लो, 80 लाख आ गए टोटल एसेट्स। टोटल डेब्ट्स कैसे आ जाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो यानी कि 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख, कितने हो गए? 20, 40, 50, 60 लाख हो गई। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना आ गया? 80 माइनस 60 अपॉन कहां से आ गया? शेयर होल्डर्स फंड इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स। टोटल एसेट्स आए 80 लाख, टोटल डेब्ट्स आए 60 लाख, तो ये आ गया 20 लाख। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड कितना है? 20 लाख। टोटल एसेट्स कितना है? 80 लाख इंटू 100, तो 25% लिखे चाहे 0.25:1 लिखे, एक ही बात है ना? आप चाहे 0.25:1 लिखो या 25% लिखो, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आया? चलो फटाफट से नोट डाउन करो जिससे कि आगे के भी करा दूं मैं। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications.